नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी को। मोना जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ आईपीएल का खुमार चल रहा है, दूसरी तरफ फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जो इस वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम है, वो भी चल रहा है। इसके साथ साथ और भी होंगी ढेर सारी खेल खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने आरसीबी के साथ टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। संजू सैमसन और राहुल तेवतिया की आक्रामक बल्लेबाजी से राजस्थान ने पंजाब को दी मात। डोमिनिक थिएम और पेत्रा क्विटोवा फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में, और पुंचा काना गोल्फ में अनिर्बान लाहिड़ी संयुक्त रूप से छठे स्थान पर। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल में आज होने वाले मुकाबले की। आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होना है। क्या हाल है मैच का? मैच रिपोर्ट के साथ हैं नईम अख्तर। आईपीएल के 10वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना अब से थोड़ी देर बाद मुंबई इंडियंस से होगा। टॉस का हाल आपको बताएं तो मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सबसे पहले बात मुंबई की। रोहित शर्मा की फॉर्म में वापसी से टीम का मनोबल बढ़ा है। सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक का बल्ला अब तक खामोश रहा है, ऐसे में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। सूर्य कुमार यादव और सौरभ तिवारी मध्य क्रम में उपयोगी योगदान देना चाहेंगे। ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे पंड्या ब्रदर्स गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख पलट सकते हैं। आरसीबी की बल्लेबाजी ने पिछले मैच में बेहद खराब प्रदर्शन किया था। किंग कोहली का बल्ला नहीं चल रहा है और देवीदत्त पड्डीकल ने टुकड़ों में ही अच्छा प्रदर्शन किया है। एबी डिविलियर्स अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें लोअर मिडल ऑर्डर से कितना सपोर्ट मिलता है, देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी में डेल स्टेन अब तक महंगे साबित हुए हैं। उमेश यादव और नवदीप सैनी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना चाहेंगे। युजवेंद्र चहल एक बार फिर ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। बैंगलोर के खिलाफ मुंबई का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। दोनों के बीच हुए पिछले 10 मैचों में कोहली सिर्फ 2 बार ही मुंबई को हरा पाए हैं। चेन्नई के खिलाफ मौजूदा सीजन में हार से शुरुआत करने वाली मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दूसरे मैच में 49 रन से हराकर शानदार वापसी की है। इस मैच में रोहित ने शानदार 80 रन की पारी खेली थी, जबकि आरसीबी को अपना पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीतने के बाद किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। एक बड़ा मुकाबला और टॉस जीतकर गेंदबाजी के फैसले को कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल, बहुत बड़ा मुकाबला है, क्योंकि इस मुकाबले के साथ इसको विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी का भी मुकाबला कहा जा रहा है। और आईपीएल की सबसे सफल टीम है मुंबई इंडियंस। उनका आत्मविश्वास बहुत बड़ा हुआ है और लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके ट्रम्प कार्ड है हिटमैन रोहित शर्मा, वो जबरदस्त फॉर्म में है और अकेले दम पर मैच जिताने का मादा रखते हैं। हरफन मौलाओं की टीम में कमी नहीं है, चाहे आप किरण पोलार्ड की बात करें, चाहे आप हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या की बात करें, तो एक बहुत ही बैलेंस टीम है। और जीत शुरुआती दौर में, हालांकि पहला मुकाबला जरूर कठिन रहा था उनके लिए, लेकिन शुरुआती दौर में जीत, जो पिछली जीत मिली है, उससे उनके हौसले बुलंद है। दूसरी ओर बेंगलोर के लिए ये बहुत खराब शुरुआत रही है, क्योंकि उनके कप्तान विराट कोहली, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, वो बिल्कुल नहीं चल पाए हैं अब तक 2 मैचों में। तो वहां कहीं न कहीं एक कमी नजर आ रही है बेंगलोर। इस मैच में कोहली पर भी दबाव होगा, और खासकर अगर दोनों ही टीमों की गेंदबाजी देखें तो कोहली के गेंदबाजों ने पहले मैच में तो बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरे मैच में वो कुछ खास नहीं कर सके, चहल को अगर छोड़ दें तो। बिल्कुल, और मुझे लगता है बहुत हद तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है वो चहल पर निर्भर होती जा रही है। लेकिन ये आईपीएल इस तरीके का खेल है कि लगातार प्रदर्शन में जो निरंतरता की हम बात करते हैं वो बहुत मुश्किल है। आप उदाहरण देख लीजिए, पहले ही मैच में जब बल्लेबाजी में देवदत्त पड्डीकल आए तो सबने उनको कह दिया अगली भारतीय क्रिकेट की अगले बड़े सितारे, और इतना उन पर प्रेशर पड़ गया कि वो अगले मैच में चल ही नहीं पाए। तो ये निरंतरता बनाए रखना बहुत मुश्किल होती है। डेल स्टेन जो है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अब अपना प्राइम पास कर चुके हैं, वो बीत चुका है उनका। उमेश यादव नहीं चल पा रहे हैं। और यहाँ ये भी है कि बहुत से गेंदबाज ऐसे हैं जो 5-6 महीने से बिल्कुल ही गेंदबाजी उन्होंने नहीं की है। हर किसी ने घर में उस तरीके से अभ्यास नहीं किया जैसे मोहम्मद शमी करके आए हैं। तो ये एक फैक्टर बहुत मुझे लगता है इस आईपीएल में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, इस मैच पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी, और कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि ताजा हाल क्या है मैच का। कल के मैच की बात करें तो धूम धड़ाका क्रिकेट जिसके लिए जाना जाता है, कल सब कुछ था शारजाह के मैदान पे। राजस्थान रॉयल्स का सामना हुआ था किंग्स 11 पंजाब से।
क्या रहा मैच का हाल, बता रहे हैं इस रिपोर्ट में वीरेंद्र कौशिक। राहुल तेवतिया की एक ओवर में 5 छक्कों से सजी आतिशी पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने कल शारजाह में मयंक अग्रवाल के शतक से विशाल स्कोर खड़े करने वाले किंग्स 11 पंजाब को 4 विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का अपना 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। रॉयल्स के सामने 224 रन का लक्ष्य था। संजू सैमसन ने 42 गेंदों पर 4 चौके और 7 छक्कों की मदद से 85 रन और कप्तान स्टीव स्मिथ ने 50 रन का योगदान कर राजस्थान को मैच में बनाए रखा। उसे आखिरी 3 ओवरों में 51 रन चाहिए थे। ऐसे में राहुल तेवतिया ने शेल्डन कोटरेल के पारी के 18वें ओवर में 5 छक्के लगाकर पूरे समीकरण ही बदल दिए। उन्होंने 31 गेंदों पर 7 छक्कों के सहारे 53 रन बनाए। जोफ्रा आर्चर ने 3 गेंद पर नाबाद 13 रन बनाकर मैच राजस्थान के पक्ष में कर दिया। रॉयल्स ने 3 गेंद शेष रहते 6 विकेट पर 226 रन बनाकर जीत दर्ज की। इससे पहले मयंक अग्रवाल ने अपने 2020 करियर का दूसरा और आईपीएल का पहला शतक जमाया। उन्होंने 50 गेंदों पर 10 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 106 रन बनाए तथा कर्नाटक के अपने साथी लोकेश राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 183 रन की साझेदारी की। राहुल ने 69 रन बनाए। निकोलस पुरन ने 8 गेंदों पर नाबाद 25 रन बनाकर किंग्स 11 का स्कोर 2 विकेट पर 223 रन पर पहुंचाया। रॉयल्स ने न सिर्फ आईपीएल में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि इस टूर्नामेंट में बाद में बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ा स्कोर भी खड़ा किया। रॉयल्स की ये लगातार दूसरी जीत है, जबकि किंग्स 11 को दूसरी बार जीत के करीब पहुंचकर हार झेलनी पड़ी। आईपीएल में इससे पहले सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड रॉयल्स के नाम पर ही था। उसने 2008 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 215 रन बनाकर यह रिकॉर्ड बनाया था। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। संजू सैमसन और राहुल तेवतिया स्टार रहे। और अगर मैं कहूं कि 13 साल के आईपीएल के इतिहास के जो सबसे कुछ रोमांचक मुकाबले और जिसमें चमत्कारी जीत टीमों ने दर्ज की हो, तो उसमें जरूर इस मैच का शुमार होगा। और राहुल तेवतिया की जो पारी थी, मतलब पहली 15-20 गेंद तक तो वो खलनायक बनते नजर आ रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने वापसी की, मुझे लगता है ये सिर्फ क्रिकेट से इतर भी हम इसको देखें तो ये एक जीवन का सबक है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप मुश्किल से मुश्किल और नामुमकिन सा दिखने वाला लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। और राहुल तेवतिया का मैं खासतौर पे इसलिए भी जिक्र करना चाहूंगी कि ये उन खिलाड़ियों में से है जिनको बहुत ज्यादा मौके मिलते नहीं हैं, और जो भी मौके उनको मिलते हैं वो उनको भुनाना। अगर हम इस मैच में बल्लेबाजी की बात करें, लेकिन आपको याद होगा कि पहले मैच में उन्होंने गेंदबाजी में भी 3 विकेट लिए, और वो जो कान पे हाथ रख के उनका जो जश्न मनाने का तरीका है वो काफी पॉपुलर हो गया था। लेकिन आप उनका बैकग्राउंड अगर देखिए, हरियाणा के लिए भी टीम में परमानेंट उनका स्थान नहीं है। राजस्थान रॉयल्स ने उनको 2014 में खरीदा था, लेकिन बहुत ज्यादा खेल नहीं पाए। फिर वो पंजाब में गए, फिर दिल्ली कैपिटल्स में गए, उसके बाद फिर रॉयल्स के लिए आए। और अभी तो 2 दिन से उनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि कैसे उन्होंने अपने आप खुद कहा था रिकी पॉन्टिंग से, जब वो दिल्ली कैपिटल्स में थे, कि मैंने 4 कैच लिए हैं मुंबई के खिलाफ, आप मेरी भी तो तारीफ करो। जब वो ऋषभ पंत की तारीफ कर रहे थे, शिखर धवन की तारीफ कर रहे थे, तो बाद में उनसे जब कहा गया कि आपने खुद ऐसा कैसे कह दिया, तो बोले अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन कल उसकी जरूरत नहीं पड़ी। कल पूरे देश के जबान पर एक ही नाम था, राहुल तेवतिया का, और बहुत ही जबरदस्त, जिसको कहते हैं डिटर्मिनेशन और आत्मविश्वास की एक बानगी उन्होंने कल पेश की। संजू सैमसन की अगर बात करें, महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के बाद जो परमानेंट विकेट कीपिंग स्लॉट है, वहां एक मजबूत दावेदारी। बिल्कुल। और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से वो संजू सैमसन लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और मेरा तो ये पुरजोर मानना रहा है कि ऋषभ पंत को काफी आजमाया जा चुका है, काफी मौके उनको मिल चुके हैं। तो संजू सैमसन ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, अभी हालांकि 2 ही मैच हुए, लेकिन जो वो बातें भी कह रहे हैं कि लगातार उन्होंने लॉकडाउन के बीच में किन किन पहलुओं पर काम किया है, और उसका सीधे असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कि एक खिलाड़ी अगर फॉर्म में है तो पूरी टीम के मनोबल पे उसका क्या असर पड़ता है। आप रॉयल्स का प्रदर्शन देख लीजिए, तो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होता है संजू सैमसन का फॉर्म। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम जो बार बार आजमाइश, कभी केएल राहुल, कभी ऋषभ पंत, कभी रिद्धिमान शाह, तो वो एक संजू सैमसन पे जाके जरूर पूरी हो सकती है। अभी युवा है, लंबा भविष्य है उनका, और एक परमानेंट सॉल्यूशन भारत को चाहिए।
सैमसन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन मयंक अग्रवाल भी प्रशंसा के बिल्कुल काबिल हैं। पूरी पंजाब टीम, मतलब भले ही ये मैच पंजाब की टीम हार गई हो, लेकिन जो 2 मैचों में पंजाब ने प्रदर्शन किया है, मयंक अग्रवाल हो चाहे केएल राहुल हो, तो ये इस तरीके के मुकाबले होते हैं। अब आप 200 रन बनाकर भी अगर आप हार जा रहे हैं तो वो एक खराब ओवर की बात होती है, और वो 18वां ओवर था शेल्डन कोटरल का, तो वो पासा कभी भी कहीं भी पलट सकता था। तो मैं तो बिल्कुल कहूंगी कि पंजाब की टीम केएल राहुल के नेतृत्व में पूरी तरह से बदली हुई और बहुत ही अच्छे प्रदर्शन के साथ, क्योंकि ये आईपीएल की सबसे कमजोर टीमों में गिनी जाती रही है हमेशा। और यहाँ पर इस आईपीएल में एक रोचक मुकाबला श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के बीच में भी है कि विराट कोहली के बाद कौन। तो मुझे लगता है दोनों उस कसौटी पे बहुत खरे अभी 2 मैचों में उतरते हुए नजर आए हैं। मोना जी कहते हैं कि जो जीत होती है काफी कमियों को भी छिपा लेती है। अगर राजस्थान की बात करें, रॉबिन उथप्पा लगातार दूसरे मैच में फेल हुए, रियान पराग नहीं चल पाए। दूसरी तरफ अगर हम इनएक्सपीरियंस स्पिन जोड़ी कहें, रवि बिश्नोई और मुरुगन अश्विन, कल क्रंच सिचुएशन में वो बिखर गए। हाँ, लेकिन मुरुगन अश्विन ने मैच में लौटाने की कोशिश जरूर की थी। एक विकेट उन्होंने ले लिया था, लेकिन फिर जोफ्रा आर्चर ने 2 छक्के लगाकर जो कमाल किया। उनको अभी इन्हें मौके दिए जाने की जरूरत है। जितना ज्यादा ये खेलेंगे उतना इनके पास अनुभव आएगा। अभी बहुत ज्यादा खेला नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि जब 1 या 2 खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं तो कमियां छुप जाती है। लेकिन ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि जिस मौके पर इनकी जरूरत पड़ेगी वहां इनका चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आईपीएल में जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन रह रहा है, उससे ये खिताब के दावेदारों में शामिल हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश का श्रीलंका दौरा एक बार फिर रद्द कर दिया गया है। दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों के तहत 14 दिनों के अनिवार्य पृथकवास पर राजी नहीं हुए हैं। बांग्लादेश को शुरुआत में 3 टेस्ट मैचों के लिए जुलाई-अगस्त में श्रीलंका का दौरा करना था, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश को 27 सितंबर से श्रीलंका के दौरे पर जाना था, जिसमें पहला टेस्ट 23 अक्टूबर से खेला जाना था। 14 दिन का क्वारंटीन कम करने की बात हो रही थी और उसी मुद्दे पर ये दौरा टल गया। जी बिल्कुल। ये क्वारंटीन को लेकर आईपीएल में भी हमने देखा कि काफी जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं वो भी ये मांग कर रहे थे कि क्वारंटीन 7 दिन का बहुत ज्यादा है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए। लेकिन ये दोनों बोर्ड और जो भी हेल्थ अथॉरिटीज है, लोकल वहां पे क्या सिचुएशन है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखकर ही तय करना होता है। और चाहे कुछ भी हो तो खिलाड़ियों की सेहत के साथ समझौता करने की स्थिति अभी तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि कोरोना महामारी खत्म हो गई है। कहीं भी आप देखिए, किसी भी खेल में देखिए आप, चाहे फुटबॉल हो, चाहे टेनिस हो, चाहे क्रिकेट हो, दर्शकों के बिना ही हो रहा है। और आईपीएल भी इसलिए हो रहा है कि वो 3 ही जगहों पर हो रहा है। तो बायो बबल वहां बन पाना संभव है या नहीं है, ये लोकल हेल्थ अथॉरिटी और लोकल बोर्ड कितना उसमें कर सकते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि ये फैसला उसको आधार रख के ही किया गया होगा। इंग्लैंड में जिस तरीके से 3 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का आयोजन हुआ, सफल आयोजन हुआ, अब आईपीएल चल रहा है। ऐसे में इस दौरे के रद्द होने से कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि जो बाइलैटरल सीरीज हैं, वो कुछ देशों में अगर अच्छी व्यवस्था न हो बायो बबल की, तो श्रृंखलाएं रद्द हो सकती हैं। बिल्कुल, ये वही मैं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल उसी का उदाहरण है कि इंग्लैंड में बहुत ही अच्छा तरीके से, और अब दूसरे देश तो इंग्लैंड से मदद भी ले रहे हैं इसकी कि कैसे बायो बबल। और मुझे लगता है आईपीएल अथॉरिटीज ने भी इंग्लैंड से कंसल्ट किया है कि बायो बबल में कैसे रखना है, कैसे रहना है। उसमें एक जोफ्रा आर्चर वाला मामला छोड़ दें तो कहीं कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन हाँ, जिन देशों में ये सुविधा नहीं है वहां बिल्कुल निकट भविष्य में तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल द्विपक्षीय संभव होगा। अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की। यूएस ओपन के उप विजेता जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, स्विट्जरलैंड के स्टानिस्लास वावरिंका और महिला वर्ग में पूर्व चैंपियन पेत्रा क्विटोवा पहले राउंड में अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। ब्रिटेन के एंडी मरे पहले ही दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। 1 साल से अधिक समय के बाद क्ले कोर्ट पर खेल रहे ज़्वेरेव ने 2 घंटे 5 मिनट तक चले मुकाबले में ऑस्ट्रिया के डेनिस नोवाक को लगातार सेटों में 7-5, 6-2, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। वावरिंका ने पूर्व ओलंपिक चैंपियन मरे को 1 घंटे 37 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1, 6-3, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। यूएस ओपन चैंपियन ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम भी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। थिएम ने पहले दौर में क्रोएशिया के मारिन चिलिच को 6-4, 6-3, 6-3 से मात दी।
लाल बजरी के बेताज बादशाह स्पेन के राफेल नडाल आज अपने अभियान की शुरुआत अब से थोड़ी देर बाद बेलारूस के इगोर गोरासिमोव के खिलाफ मैच से करेंगे। महिला वर्ग में पेत्रा क्विटोवा ने फ्रेंच ओपन में शानदार शुरुआत करते हुए ओशिन डोडिन को लगातार सेटों में 6-3, 7-5 से हराया। हॉलैंड की 5वीं वरीयता प्राप्त कीकी बर्टेन्स ने यूक्रेन की कैटरीना जाबोत्स्का को 2-6, 6-2, 6-0 से शिकस्त दी। थीएम का आशा के अनुरूप प्रदर्शन? जी बिल्कुल आशा के अनुरूप प्रदर्शन। और मुझे तो हैरानी इस बात की हुई कि पहले ही दौर में वावरिंका का सामना एंडी मरे से हो गया। मतलब ग्रैंड स्लैम चैंपियंस के बीच पहले दौर में मुकाबला ऐसा बहुत ही कम होता है और फ्रेंच ओपन में तो शायद 20-21 साल बाद ऐसा हुआ है। तो ये बड़ा हैरानी का है। और उसमें भी एंडी मरे टिक नहीं सके उनके सामने क्योंकि अभी अभी ताजा अच्छा प्रदर्शन करके वो आए थे। और महिला वर्ग में वीनस विलियम्स पहले दौर में बाहर हो गई, ये बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन है। और वहीं युवा खिलाड़ियों का आप देखें तो कोको गॉल बहुत अच्छा खेली है, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। फिर सीडेड प्लेयर्स में सिमोना हालेप अच्छा खेली है। तो ये एक फुल फ्लेजेड जिसमें सारे सीडेड प्लेयर्स भाग ले रहे हैं ऐसा टूर्नामेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकी ओपन में हमने देखा कि सारे खिलाड़ी उसमें नहीं थे और विंबलडन हुआ नहीं इस बार। तो नजरें रहेंगी सारे सीडेड प्लेयर्स पे कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। रिकॉर्ड की दहलीज पर राफेल नडाल बिल्कुल लाल बजरी का बादशाह उन्हें इसीलिए कहा जाता है। लेकिन यहाँ देखना ही होगा, बहुत लंबा समय हो गया है कोर्ट से बाहर उन्हें रहते हुए, तो वो कैसे उसमें सामंजस्य बिठा पाते हैं। लेकिन इतना अनुभव है उनके पास कि उम्मीदें बिल्कुल उनसे रहेंगी अच्छे प्रदर्शन की। राफेल नडाल ने टूर्नामेंट से पहले कहा है कि जो गेंद का इस्तेमाल हो रहा है वो उससे नाखुश हैं। उनका कहना है कि ये गेंद धीमी है, क्योंकि पिछले 8 साल से जिस गेंद का इस्तेमाल फ्रेंच ओपन में हो रहा था, अब विल्सन की नई गेंद का इस्तेमाल इस टूर्नामेंट में किया जा रहा है। गोल्फ की बात करें तो भारतीय गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी पुंचा काना गोल्फ के आखिरी दिन 2 अंडर 70 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 6ठे स्थान पर रहे। लाहिड़ी ने कुल 13 अंडर का स्कोर किया। नवंबर 2018 में मायाकोबा गोल्फ क्लासिक के बाद पहली बार वो किसी टूर्नामेंट में शीर्ष 10 में रहे हैं। वो अगस्त में WGC ब्रिजस्टोन में संयुक्त रूप से 6ठे स्थान पर रहे थे। हडन स्वाफोर्ड ने 18 अंडर के स्कोर के साथ खिताब अपने नाम किया। उधर उत्तरी आयरलैंड में शुभंकर शर्मा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 1 ओवर 71 के स्कोर के साथ दुबई ड्यूटी फ्री आयरिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से 64वें स्थान पर अपना स्थान कायम किया। शुभंकर ने टूर्नामेंट में कुल 11 ओवर 291 का स्कोर बनाया। खराब फॉर्म से गुजर रहे शुभंकर पिछले 8 टूर्नामेंट में सिर्फ 3 में कट हासिल कर पाए हैं और पुर्तगाल मास्टर्स में संयुक्त रूप से 44वां स्थान उन्होंने हासिल किया था। इस बीच जॉन कैटलिन अंतिम दौर में 64 के स्कोर के साथ उन्होंने खिताब अपने नाम किया। हॉकी की एक खबर यह है कि देश में कोचिंग का स्तर सुधारने की दिशा में हॉकी इंडिया ने 31 राज्य सदस्यों के 130 उम्मीदवारों से ज्यादा के लिए ऑनलाइन लेवल बेसिक कोचिंग कोर्स की शुरुआत की है। उम्मीदवारों को 6 ग्रुप में बांटा गया है और ये कोर्स 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। कैसे देखती हैं इस प्रयास को? ये बहुत जरूरी है क्योंकि लगातार हम बात करते आ रहे हैं कि जो हमारे देश के कोच हैं उनको आधुनिक कोचिंग का अनुभव और ज्ञान देना बहुत जरूरी है। बीच में भी समय समय पर कार्यशालाएं होती रही है जिसमें विदेशी कोचों ने और जो हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर्स रहे, हाई परफॉर्मेंस मैनेजर्स रहे, उन्होंने हमारे देश के कोचों को प्रशिक्षित किया। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे अगर आप हॉकी में फिर से कोशिश कर रहे हैं कि सुपर पावर में टॉप 3-4 टीमों में भारत का नाम हो, तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ साथ कोचों को भी आधुनिकीकरण उनके ज्ञान का भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम आपको बता दें जो मुकाबला आईपीएल में इस समय चल रहा है, दूसरे ओवर में आरसीबी ने बिना किसी नुकसान के 10 रन बना लिए हैं। देवीदत्त पडिक्कल 1 चौके की मदद से 7 रन पर खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवर के कप्तान एरॉन फिंच 3 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है मोना जी आज के मैच में और क्या स्कोर देखती हैं आप? मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस इन दोनों टीमों के बीच के मुकाबले की अगर बात करें तो मैं चाहूंगी मुंबई इंडियंस जीते। लेकिन आज विराट कोहली, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, उन पर जीत का काफी दबाव होगा और कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं कि अपने दम पर वो मैच जिता भी सकते हैं। एबी डिविलियर्स भी साथ में है। पडिक्कल पिछले मैच में नहीं चल पाए तो वो भी कोशिश करेंगे कि बल्ले से उनके रन निकले। चलिए इस मैच पर हमारी नजर बनी रहेगी और कल स्पोर्ट्स कैन में हम आपको बताएंगे कि मुंबई और बेंगलोर में कौन जीता। मोना जी, आप स्टूडियो में आई, तमाम खेल खबरों पर आपने विशेषज्ञ राय साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।